Yeah, hi everyone. Let's get started. Okay, so is my screen is visible to everyone? Yes, it is visible for me. So thank you again for joining in back today. Okay, so keep your pen and papers ready because today we are going to learn about the networking concepts. तो ओवरऑल हम आज नेटवर्किंग के बारे में बात करने वाले हैं। नेटवर्किंग के अंदर मतलब आईपी एड्रेसेस क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है और बैकग्राउंड कनेक्टिविटी कैसे चलती है। जैसे कि सपोज अगर हम बात करें कि जैसे कि आप अपने ब्राउजर के अंदर google.com अगर ओपन कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया यूजुअली आपने इंटरनेट से कनेक्ट हुए, ठीक है, और आपने ब्राउजर में जाकर बस एक यूआरएल टाइप किया जैसे कि google.com और ब्राउजर ने आपको एक google.com का रिजल्ट दे दिया। अब उसके बाद बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या हो रही है वो उस चीज को हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे कि बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस होती है जब हम एक इनिशियली किसी भी ऐसी साइट को एक्सेस करते हैं जो किसी डिफरेंट नेटवर्क में, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम बात करते हैं नेटवर्क के। तो नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रुप होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपस में किसी एक मीडियम के थ्रू। वो मीडियम क्या हो सकता है, मे बी वायर्ड हो सकता है। अगर हम बात करें मीडियम दैट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। लेट्स डू वन मोर थिंग, लेट मी क्रिएट अ डायग्राम कि नेटवर्क कैसा होता है। सो हियर आई एम क्रिएटिंग सम डिवाइसेस। तो ये एक डिवाइसेस है जो कि एक नेटवर्क में है। सपोज देयर आर 6 डिवाइस, ठीक है, और इनका एक आपस में एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, ठीक है, और ये जितने भी डिवाइसेस हमारे ये सारे के सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो हियर यू कैन सी दैट ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो ओवरऑल ये क्या है, एक तरह से ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस है और जो आपस में कनेक्टेड है ईच अदर और पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन आपस में एक होता है तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि अगर मैं उसको और व्यू करूं, सो ये जो कंप्लीट हमारा एक नेटवर्क बन गया। सपोज दिस इज द एयरटेल नेटवर्क, इसको लिख देता हूँ। एयरटेल क्या एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूजुअली जियो भी है उसकी तरह, एयरटेल भी है, काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडिया के। यहाँ पर एयरटेल यूजर्स का नेटवर्क है जिसके अंदर क्या है, एयरटेल के काफी सारे यूजर्स हैं जो उसकी एक तरह आपस में उसके नेटवर्क से कनेक्टेड है और वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक सेम अगर हम बात करें तो ऐसे एक डिफरेंटली जियो का भी नेटवर्क होगा। अगर आपके यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है तो उनका कम्युनिकेशन पूरी तरह हो पा रहा है, ठीक है। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ नेटवर्क। एक तरह से सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और वहां पे कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है, ठीक है। सेम सपोज ऑन दैट साइड एज वेल, ठीक है। एक सर्वर है, इसके यहाँ पे लेट्स कीप द सर्वर, ये जियो का सर्वर है और हम यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं। जियो के यूजर के अंदर हमारे सारे आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड है, सब आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये ओवरऑल एक नेटवर्क है यहाँ पे कितने सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट थिंग वी नोन एज अ नेटवर्क। अब इसके अंदर आता है कि नेटवर्क के टाइप्स भी होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स। और ये जो हमारे जितने भी कनेक्टेड हैं आपस में मीडियम, वायर्ड और वायरलेस हो सकता है, ठीक है। वायर्ड और वायरलेस में बस एक मेजर डिफरेंस है कि जब भी कोई भी नेटवर्क वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होता है तो उसमें पैकेट लॉस जो है ओवरऑल बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, क्योंकि डायरेक्टली कोई मीडियम है नहीं, मतलब बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो नहीं रही है। सारा जो भी डेटा आ रहा है वो आपकी केबल से, मतलब आपके वाईफाई से। लेट मी गिव यू एग्जांपल, लाइक कि वाईफाई से आपके लैपटॉप से केबल कनेक्टेड है और वहां से जितनी भी कनेक्टिविटी हो रही है वो ओवरऑल कहाँ से हो रही है, मतलब वाईफाई से सारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जितने भी है सारे आपके लैपटॉप से आ रहे हैं, लैपटॉप में जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से बीच में कोई मीडियम तो है ही नहीं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो। तो आपका 100% पैकेट ट्रांसफर होते हैं और उससे आपकी स्पीड भी काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू वाईफाई। अब वाईफाई में क्या होता है, जो वायरलेस कनेक्टिविटी है, आपके और आपके वाईफाई के बीच में काफी सारे मीडियम्स हैं जैसे कि एयर, कुछ मेटेलिक सब्सटेंस हो गया या फिर कुछ नॉन मेटेलिक। तो वो क्या है, एक अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। और जैसे जैसे आप अपने वाईफाई से थोड़ा दूर जाते जाएंगे तो आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ ओवरऑल कम होती जाएगी। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो वाईफाई की एक तो फर्स्ट सिग्नल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और स्पीड भी काफी कम यूजुअली मिलती है। सेम अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास टावर नहीं है फोन का, मोबाइल टावर्स जो होते हैं, तो उनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना आपका सिग्नल स्ट्रेंथ कम आएगी। हो सकता है आप जो कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं तो कॉलिंग में भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिले, क्योंकि आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर्ली, ठीक है। जो हाई बैंडविड्थ होती है वो नहीं है आपके पास, जस्ट बिकॉज कि मीडियम्स काफी ज्यादा होते हैं बीच में। जितना ज्यादा आपका टावर दूर होगा उतने ज्यादा आपको कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं। वही यहाँ पे सेम ऐसे रहता है कि वायर्ड और वायरलेस का मीडियम रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट द मीडियम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि ये ओवरऑल चीजें काम कैसे करती है, ठीक है, नेटवर्किंग में स्पेसिफिकली, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो लैन। लैन इज बेसिकली अ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इसके अंदर जो भी हमारे कम्युनिकेशन होता है आपस में, ठीक है, वो दो डिफरेंट लोकल एरियाज के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं
कुछ ऑफिसेज हो गए जो कि 2 डिफरेंट ऑफिस है, ठीक है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। या फिर एक ऑफिस के अंदर ही कुछ पर्टिकुलर फ्लोर्स पे अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइक सेकंड फ्लोर है और 18th फ्लोर है, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क इसमें एस्टेब्लिश किया गया है और उसमें सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड है और उसके थ्रू ही वो लोकली कहते हैं ना आपस में कुछ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर मोस्टली एग्जांपल्स होता है जैसे कि स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज कैंपस होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिस फ्लोर्स होते हैं, ये मोस्टली वहां पर ही यूजुअली पाया जाता है, ठीक है। सो इट्स यूजुअली फाउंड इन दैट प्लेसेस। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके अलावा और भी होते हैं, मेजरली वैसे 3 ही होते हैं मेन, राइट। इसके अलावा और भी होते हैं जो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, कि जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वो चीज हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पर अभी मेजरली हम 3 चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज दैट इज क्वाइट बेसिक्स, ठीक है। And one more thing is that networking overall कितना फाउंडेशन होती है साइबर सिक्योरिटी की, so it is very necessary to understand the basic concept of the networking. तो ओवरऑल जो कोर फाउंडेशन हमारी वो नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आपको कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके अगर आपको कोई भी अटैक प्लान करना है, ठीक है, सपोज आपको एक सिस्टम हैक करना है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आपको सिस्टम हैक करना है, क्योंकि यूजुअली क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारी लेयर्स पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करती है, ठीक है, कई बार नेटवर्क लेयर पे, डेटा लेयर पे, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि अटैकर्स को काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं। अब अगर वो सिस्टम को समझेगी नहीं कि भाई फायरवॉल कैसे काम करे उनके बीच में जो आ रहा है, ठीक है, लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, ठीक है, और काफी सारे जो अदर कंपोनेंट्स हैं, और ये कहता है कौन सा नेटवर्क है, तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। जब उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बाईपास ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव सम नॉलेज अबाउट द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एटलीस्ट, कि मतलब चीजें काम कैसे करें। क्योंकि आप जितना ज्यादा चीजों के बारे में जानोगे, चीजें कैसे काम करें, आप उतना ही बेटरली क्रिएटिव मैनर में एक काफी सक्सेसफुल अटैक प्लान कर सकते हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी अगर हम बात करें ओवरऑल, जितने ज्यादा आप बाईपास वगैरह ट्राई करने हैं तो आपको तभी ट्राई कर पाओगे जब आपको नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी। तो दैट इज व्हाई स्टार्टिंग के 1 और 2 डेज तक हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब कि आने 7 डेज तक, मतलब जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम करेंगे, ठीक है। और फर्दर हम बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है नेटवर्किंग में, वो भी हम मतलब करते हैं आई थिंक विद इन अ मंथ। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड वी विल कवर a lot of things in the networking and in the hacking part as well. So that is why it is a offensive cybersecurity bootcamp. Okay, let's start with the next one, that is metropolitan area network. So basically ये जो मैन नेटवर्क होता है वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करता है as compared to LAN, ठीक है। कम्युनिकेशन इसमें भी होता है, पर जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि सपोज आई एम इन अ सिटी कॉल्ड ग्वालियर एंड आई हैव टू ट्रैवल टू दिल्ली, तो जो मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है ग्वालियर टू दिल्ली, वो क्या डिफरेंट सिटीज है। तुम्हारा एक सिटी से मेरा दूसरे सिटीज के अंदर अगर मेरा कम्युनिकेशन हो पा रहा है, मैंने जो एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है, तो वो मेरा नेटवर्क क्या कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो अगर जो भी मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है डिफरेंट सिटीज के बीच में और थोड़ा सा जो मेरा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कम्पेयर टू लैन, ठीक है, सो दैट वी नोन एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लास्ट की अगर हम बात करें, दैट इज वैन इज बेसिकली अ वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो है ना ये काफी ज्यादा एरिया कवर करता है एज कम्पेयर टू लैन एंड मैन, ठीक है। इसमें जो ओवरऑल कम्युनिकेशन होता है वो होता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज के बीच। तो हमारे जो जितने भी डिफरेंट कंट्रीज, सपोज मैं हूँ इंडिया के अंदर, इंडिया से जो मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है सपोज यूएसए से, ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, जो हमारा नेटवर्क हो रहा है, एक कैसे जो हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिश है इंडिया से यूएसए या फिर इंडिया से किसी भी कंट्री के बीच में, तो कैसे एस्टेब्लिश है, वो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू एस्टेब्लिश। तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम कहते हैं वैन, ठीक है। अगेन इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू सेटअप अ वैन, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें सेटअप करना पड़ता है। अगर हम सेटअप की स्पेसिफिकली बात भी करें तो यूजुअली केबल्स, आपने मेरी शायद कहीं देखा हो, केबल्स यूजुअली ओशंस के अंदर सेटअप की जाती है और इससे कहते हैं हमारे जो जितना भी नेटवर्क है वो आपस में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट पे क्या है, बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ इंटरनेट, जिसमें काफी सारे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जैसे कि सपोज एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क है, जो और या फिर कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज का भी नेटवर्क जो सब आपस में कनेक्टेड है और जिसके थ्रू सारे रिसोर्सेस आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, आप रिसोर्सेस में ऑडियो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, और आप ना कोई मतलब वेबसाइट वगैरह भी एक्सेस कर सकते हो जिसका आपको एड्रेस वगैरह पता है, ठीक है, और वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो सो मतलब काफी सारे आप इंटरनेट पे रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। तो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन होता है वो तभी हो सकता है जब आप नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट के अंदर काफी सारे नेटवर्क्स होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन हैपेंस इन द इंटरनेट, ठीक। और जो इंटरनेट का अगर आप सेटअप देखोगे तो यूजुअली केबल्स जो है ना आपस में, मैं लेट मी गिव यू एग्जांपल। तो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे ओशन के अंदर काफी सारी मतलब केबल्स वगैरह सेटअप है,
तो इनसे क्या हो रहा है, एक तरह से नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो अगर आप काफी सारे आपको यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगे जहाँ पे काफी सारे लोग ब्लॉग वगैरह भी हैं जहाँ पर वो एक्सप्लेन करेंगे कैसे कहते हैं इंटरनेट एस्टेब्लिश। ठीक है, तो मतलब जो ओशन के थ्रू सब कुछ सारी चीजें कनेक्टेड है ओवरऑल। ठीक है, अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं तो यार यू कैन सी ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही है, ब्लू लाइंस एक तरह से नेटवर्क कनेक्टिविटी है। आप कहते हैं सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ द ओशन में जो जितनी भी हमारी लाइंस वगैरह सारी आपस में एस्टेब्लिश्ड। दैट इज द मेन थिंग। कौन सा ब्लू लाइन? स्क्रीन तो शो नहीं कर रहा है। ये जितनी भी लाइंस दिख रही है ना आपको, ये ओवरऑल इंटरनेट मतलब कहते हैं केबल्स है आपके, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। जितने भी इनके नेटवर्क्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट सिटीज के, तभी आप सारी चीजें एक्सेस कर पाते हो। जैसे कि अगर आप इंडिया में होकर भी यूएस या यूके की कोई अगर वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो चीजें आपस में कनेक्टेड है। दिस इज द ओनली रीजन। अगर वो चीजें आपस में कनेक्टेड नहीं हेलो Yes. सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, स्टॉप हो गया है, कुछ शो नहीं कर रहा है, सिर्फ एयरटेल यूजर्स नेटवर्क, जियो यूजर नेटवर्क okay so और दूसरा कुछ शो नहीं कर रहा है। let me share it again. Let me know, is it visible now? मुझे राइट नाउ विजिबल। Okay, so basically it's a diagram. So just comment over the chat like if the screen is not visible or if you're facing any issues now, just let me know. तो ये मैं डायग्राम था मैंने जस्ट ओपन किया था जिसमें बेसिकली आपस में यहाँ पे दिख रहा है वर्ल्ड मैप पे कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। सो ये ब्लू लाइंस या फिर जितने भी ये लाइंस देख रहे हो सारी दिखा रहा है कि सारी डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है। इसी की वजह से आप कहते हैं सारी चीजें एक्सेस कर पाते हो इंटरनेट, क्योंकि सारे रिसोर्सेज आपस में इतने ज्यादा कनेक्टेड है कि आप कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल है जो डिफरेंट कंट्रीज का आप उस पर एक्सेस कर सकते हो। दैट इज अ एग्जांपल कि मतलब कैसे कहते हैं इंटरनेट वर्क करता है। ठीक है, अभी हम और भी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि फर्दर जैसे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मेरे लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, मेरा जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कैसे कर पा रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, ये मेरा एयरटेल का नेटवर्क है, ये मेरा जियो का नेटवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे एयरटेल के यूजर मेरा डिफरेंट नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क मेरा डिफरेंट नेटवर्क है, पर ये आपस में कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं? दैट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द गेट। ये मेरा गेटवे है, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, गेटवे। अब गेटवे में क्या होता है, ये कॉमन गेट है जिसकी वजह से सारे कनेक्शंस पास ऑन होते हैं। ठीक है, ये वाले एक तरह से यहाँ से जो एक तरह से कॉमन एक गेट है जिसकी वजह से सारी चीजें कनेक्टेड है। तभी तो आप कहते हैं ना, अगर आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो और आपका फ्रेंड अगर जियो का सिम यूज कर रहा है, देन स्टिल यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। मतलब आप एक दूसरे से कहते हैं कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अच्छे से चैट भी कर रहे हो सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो आप एयरटेल के नेटवर्क में हो और आपका वाला सामने वाला जो पर्सन है वो जियो के नेटवर्क में एग्जाम्पल के लिए, और तब भी आप एक दूसरे कनेक्ट हो रहे हो जस्ट बिकॉज द गेटवे आपको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो जस्ट गेटवे की वजह से क्या होता है, जितने भी सारे आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो सब यहीं से पास होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके सबको कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि एयरटेल या जियो, सारे जितने भी नेटवर्क है उन सबके लिए ओवरऑल एक नेशनल गेटवे होता है जिसके थ्रू सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और सारे के सारे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो दैट इज अ मेन थिंग अबाउट द नेटवर्क। नेटवर्क गेटवे एक तरह से कॉमन गेट होता है जिसके थ्रू सारी रिक्वेस्ट जितनी मतलब सारी मतलब ओवरऑल रिक्वेस्ट आती है ना डिफरेंट नेटवर्क से, वो सारी पास ऑन होती है। नाउ लेट्स डिस्कस कि जब भी हम google.com या फिर कोई सपोज डिफरेंट डोमेन ओपन करते हैं, जैसे कि google.com में ओपन करते हैं ब्राउजर में, तो बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होती है हमारी जब भी हम google.com ओपन करें? तो यूजुअली पर्सन क्या करता है, फर्स्टली आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो, इंटरनेट कनेक्ट होगा आपका, ठीक है, फिर आप ब्राउजर ओपन करते हो, ब्राउजर में आप यूआरएल टाइप करते हो, यूआरएल के बाद वो जैसे ही आप एड करते हो तो उसके बाद क्या आता है, रिजल्ट निकलता है। ठीक है, ये तो यूजुअल प्रोसेस होती है फ्रंट एंड में, पर बैकग्राउंड में ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है जिसका हम अभी ब्रेकडाउन। सो फर्स्टली स्टेप, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो इंटरनेट से जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो आईएसपी होता है, आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट वी नोन एज आईएसपी। हमारा आईएसपी होता है, हमको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। आईपी एड्रेस जो है हमें मिल जाता है, ठीक है, और ये आईपी एड्रेस जो है ना डायनेमिकली असाइन होता है, मतलब कोई रैंडम आईपी एड्रेस को असाइन कर देते हैं जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। और ये जो आपको डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन होता है वो कुछ टाइम के बाद चेंज भी हो जाता है। इसमें हम बात करते हैं डायनेमिक, इसमें दो तरह के आईपी होते हैं, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी से फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, बेसिकली इंटरनेट और ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस होता है जो बेसिकली इंटरनेट पे हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद अदर सर्विसेज। जैसे कि अगर हमें कोई किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम कोई हम तक पहुंच सके और हम किसी तक पहुंच सके। ठीक है, ओवरऑल जैसे कि आप अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें, ठीक है, आपका एक नाम है, आपका आधार नंबर, आपका मे बी मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज दीज आर योर यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो वैसे इंटरनेट पे भी कहते हैं एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो इट इज बेसिकली अ यूनिक एड्रेस, ठीक है, जो कि अगर आपके पास है तो उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक आपके पास है तब तक वो किसी और के पास नहीं, ठीक है, दैट इज बेसिकली यूनिक थिंग। तो ये आपका यूनिक एड्रेस रहता है जब तक आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं,
तब तक आपके पास एक आईपी रहता है, ठीक है, जिससे कहते हैं आप सारी चीजें एक्सेस कर पाते हो। और ये आईपी जो है ना आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो दैट इज बेसिकली एयरटेल और जियो। इसके अलावा मतलब और भी होते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दो बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट इज क्वाइट कॉमन इन इंडिया, ठीक है। सो ये एक तरह से यूनिक एड्रेस है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर। अब इस आईपी के अलावा और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, कि कैसे काम करता है फर्दर, ठीक है, और आगे उसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो हम बात करते हैं। पर मेन ये चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिक एड्रेस है, और अगर आपके पास एक आईपी है तो सेम टाइम पर वो आईपी किसी और के पास नहीं हो सकता। आईपी के अंदर 2 वर्जन आते हैं, अगर हम बात करें आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। इनिशियली हमारे पास आईपी वर्जन 4 ही था, ठीक है, और ओवरऑल जो आईपीज को जो मैनेज करती है दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आईना, ठीक है। सो एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ आईना एंड एनीथिंग अबाउट आईना, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स और अनम्यूट योरसेल्फ। सो लेट मी राइट इट हियर, इंटरनेट असाइन नंबर्स और सो आईना बेसिकली क्या करती है, सारे जो आईपी एड्रेसेस उनको मैनेज करती है ग्लोबली। वो आपको आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसको, अब यूजुअली क्या करता है, जो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं जितने भी आईपी एड्रेस, वो सर्विस प्रोवाइडर उसको बाय करते हैं, ठीक है, उस स्पेसिफिक कॉस्ट पे जाके जितने भी वो आईपी एड्रेस है वो सबको बाय करते हैं आईना के थ्रू, ठीक है। आईना यूजुअली गिव देम, ठीक है, वो सारी चीजों को मैनेज करती है जितने भी हमारे आईपी एड्रेस हैं उनको, ठीक है। तो यूजुअली आईपी जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो जाके कहता है आईना से एक आईपी एड्रेस की रेंज लेता है, ठीक है, जिसके लिए उसको सब कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो दे यूजुअली परचेस द आईपी एड्रेस आईपी फ्रॉम आईना। कौन करता है हमारा आईपी एड्रेस परचेस, सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आईपी एड्रेस हमारे परचेस होता है, ठीक है, और आईपी एड्रेस में 2 टाइप्स के आईपी वर्जन होता है, ठीक है। इनिशियली हमारे पास आईपी वर्जन 4 ही था, ठीक है, फिर उसके बाद आईपी वर्जन 6 भी आया, ठीक है। अब इसके पीछे एक रीजन है कि आईपी वर्जन 4 था हमारे पास, तब भी हमारे पास आईपी वर्जन 6 क्यों आया। तो इसके अंदर एक लिमिटेशन थी कि इनिशियली जब हम बात करें, अगर हम 20s की बात करें, मतलब 2005 या 2008 तक अगर हम बात करें, तो ओवरऑल क्या था कि हमारे पास इतने डिवाइसेस ही नहीं थे जिसमें मतलब कि इंटरनेट हो। फर्स्टली अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर घर के अंदर ओवरऑल 5 डिवाइसेस नहीं होते थे, मतलब 2-3 घरों के अंदर एक डिवाइस है जो कि जिसके पास भी इंटरनेट है, क्योंकि अगर डिवाइस है तब भी इंटरनेट नहीं होता था लोगों के पास, ठीक है। यूजुअली कीपैड फोन होते थे, ठीक है, और इंटरनेट वगैरह इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। पर जैसे जैसे कहते हैं ग्रोथ होती गई, टेक्नोलॉजीज वगैरह आती गई, तो सबके पास अब डिवाइस है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। और जब से जियो वगैरह ने मतलब कि स्टार्ट किया था इंटरनेट वगैरह काफी चीप रेट पे प्रोवाइड करना, तब से ये और ज्यादा बूम आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ यूजर्स हमारे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ यूजर्स है हमारे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। अगर पहले के टाइम पे देखें तो भाई एक घर में एक डिवाइस बड़ी मुश्किल से था, और आजकल अगर हम देखते हैं तो एक ही घर के अंदर अराउंड 5 डिवाइसेस आर वेरी कॉमन। 4 to 5 अगर मैं बात करूँ, 3 to 5 डिवाइसेस इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइस की मैं बात करूँ, आपका लैपटॉप हो गया, आपका पीसी हो गया, या फिर आपका कोई स्मार्ट अप्लायंस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे आपका अलेक्सा हो गया, ठीक है। सो ऐसे काफी सारे डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। और अगेन जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है आपको एक रैंडम आईपी असाइन करता है, ठीक है। सो आईपी की भी कुछ लिमिट है, ठीक है। तो अगेन आईपी वर्जन 4 में एक लिमिट थी, वो लिमिट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईपी वर्जन की क्या लिमिट है। आईपी वर्जन 4 वेयर यू कैन सी दैट आईपी वर्जन 4 में सिर्फ इतने आईपीज ही अलॉट हो सकते, जितने हमारे मतलब ओवरऑल वर्ल्ड पे डिवाइस कनेक्ट होंगे, सो इतने ही डिवाइसेस को अलाउ करेगा, इसके बाद नहीं। पर इंटरनेट की ग्रोथ जिस हिसाब से हो रही थी तो इट विल बी इनसफिशिएंट, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद ये सारी चीजें इनसफिशिएंट हो जाएंगी, ठीक है। सो ओवरऑल आईपी वर्जन 4 में कुछ लिमिटेशंस थी, जस्ट फर्स्टली यूजर्स में काफी कम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो आईपीज अलोकेट होंगे वो काफी लिमिटेड है। इसकी वजह से क्या है, हमारे पास आईपी वर्जन 6 है। अब आईपी वर्जन 4 दिखता कैसा, अगर मैं आइडेंटिफाई करना हो, सो बेसिकली यहाँ पे 4 ऑक्टेट्स का एक आईपी होता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल लाइक 10.10 12.30, जस्ट एक एग्जांपल है, ये एक आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी वर्जन 4 की अगर हम बात करें, इट्स अ 32 बिट एड्रेस, इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 1 2 3 4, और ये चारों आपस में एक डॉट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बताता हूँ। तो देयर इज वन एग्जांपल आईपी वर्जन इमेज, जो हमारे एक ऑक्टेट हमारा, ठीक है, वो हमारा 8 बिट्स का होता है, ठीक है। अगर हम सबको कंबाइन करें तो 8 8 8 8, सो इट विल बी 32 बिट्स, ठीक है। अगर हम 32 बिट्स की बात करें, सो 8 बिट्स में हमारी एक बाइट होती है, सो दैट इज बेसिकली 4 बाइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आईपी वर्जन 4 इज अ 32 बिट एड्रेस। सो ये हमारा आईपी वर्जन 4 होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर जो ऑक्टेट हमारा, ये हमारा ये एक ऑक्टेट है 10, ठीक है, तो ये 0 से लेकर मैक्स टू मैक्स 255 तक जा सकता है, ये दैट इज अ मैक्स लिमिट, ठीक है। इसके बाद ये नहीं जा सकता। सो हमारी जो आईपी एड्रेस की रेंज है दैट इज क्वाइट लिमिटेड, दैट इज व्हाई इसका कहते हैं काफी ज्यादा लिमिटेशंस थी कि एक टाइम पे आके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई आईना हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यूअर वर्जन ऑफ आईपी, दैट इज आईपी वर्जन 6। अब इसमें आईना ने क्या किया, जब इस आईपी को डेवलप किया तो इसमें एक उन्होंने सिस्टम ऐड किया, जैसे अल्फा न्यूमेरिक। जो भी हमारे आईपी एड्रेस जनरेट होंगे वो हमारे अल्फा न्यूमेरिक रहेंगे। अल्फा न्यूमेरिक बेसिकली अगर मैं एग्जांपल करूं, मतलब उसके अंदर अल्फाबेटिक्स भी रहेंगे, अगर एबीसीडी सपोज
ठीक है, और उनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी रहेगी, ठीक है, तो दैट इज न्यूमेरिक। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन रहेगा जो अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक वैल्यू का, ताकि हमारे जो आईपी एड्रेस है वो काफी ज्यादा जनरेट हो सके। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी है हमारा वो काफी ज्यादा हो। अगर हम आईपी वर्जन 4 की अगर कंपैरिजन करें तो आईपी वर्जन 4 में तो सिर्फ नंबर ही है, तो एक तरह से काफी लिमिटेड, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रेस जनरेट होने वाले हमारे आईपी पे। पर आईपी वर्जन 4 में ये लिमिटेशन नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पर जो आईपी वर्जन 6 है उसमें आपका जो आईपी जनरेट होगा वो न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेटिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ जनरेट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल में जैसे आईपी वर्जन 4 कैसा दिखता है, तो आईपी वर्जन 6 कैसा दिखता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर कि आपको कौन सा आईपी वर्जन मिला है, ठीक है। अगर आप मोस्टली जियो यूज करते हैं, जियो यूजुअली आईपी वर्जन 6 ही प्रोवाइड करता है, तो यू कैन चेक योर ओन आईपी दैट इज फ्रॉम व्हाट इज माय। लेट्स गो टू द ऑल। सो ये आ रहा है मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, आईपी वर्जन 6 है, यू कैन सी दैट 2405 201 and here is a combination of alphabetics as well, 1B4E 891E E22 95F0, ठीक है। और ये जो आपस में कनेक्टेड है उस कॉलन के थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो आईपी वर्जन 4 था हमारा वो किससे कनेक्टेड है, डॉट्स के थ्रू, ठीक है। आप सेम चीज अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी चेक कर सकते हो। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, जस्ट टाइप कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो जस्ट ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप अ कमांड कॉल्ड आईपी कॉन्फिग। इस कमांड से क्या है, आप अपना कितना आईपी के रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, ठीक है। ये अगेन ये हम बाद में बात करेंगे VMware ये सब, ठीक है। हम जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आईपी वर्जन 4 कैसे दिखता है, ठीक है। सो दैट इज अ आईपी वर्जन 4 एड्रेस, ठीक है। और ये जो मेरा आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंस इन बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी जनरेट हो रहे थे, दैट इज व्हाई आईना हैज इंट्रोड्यूस्ड द आईपी वर्जन 6, और इसके अंदर ये सब कनेक्टेड किससे, कॉलन से, और ये सिर्फ डॉट्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द आईपी, ठीक है, कि वो आईपी वर्जन 4 है या आईपी वर्जन 6 है, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा वो एक था पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस कैसे होता है, पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है। पब्लिक आईपी वो होता है जो कि आप इंटरनेट पे जब भी आप कनेक्ट होते हो तो जो आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो डीएचसीपी के थ्रू असाइन करता है। डीएचसीपी का एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज बेसिकली डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका काम क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर का, वो आपको रैंडमली एक ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ मेन थिंग अबाउट द डीएचसीपी। डीएचसीपी जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, आपका सर्विस प्रोवाइडर डीएचसीपी के थ्रू आपको पब्लिक आईपी दे देगा। अब पब्लिक आईपी जैसे आपको मिलेगा तो आप इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक आईपी की भी रेंज होती है। अगर हम रेंज की बात करें, आईपी रेंज, तो दीज आर द रेंजेस। सो ये प्राइवेट आईपी की रेंज है, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मैंने बात किया था कि एक ऑक्टेट में मैक्सिमम 255 हो सकता है, ठीक है। 10.0 से लेकर 10.255 तक पूरी जो रेंज है किसकी, प्राइवेट आईपी एड्रेस की। और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं, वो आईपी एड्रेसेस जो प्राइवेटली कोई यूज कर रहा है, जिसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेटली लोकल एरिया में यूज कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस एक टाइम पे मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स में होगा ऑब्वियसली तभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही नेटवर्क में वो सेम प्राइवेट आईपी यूज कर रहा है। अगर वो कोई डिफरेंट यूजर से आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो खुद का एक लोकल नेटवर्क है जो कि पब्लिकली से काफी आइसोलेटेड है, वो सिर्फ प्राइवेट चीजें एक्सेस करता है ऑर्गेनाइजेशन की, तो दैट इज बेसिकली अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। सबकी अपनी अपनी रेंज होती है, पब्लिक आईपी की अलग रेंज होती है और प्राइवेट आईपी की अलग रेंज होती है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट ये प्राइवेट आईपी की रेंज है फर्स्टली, सेकंड इज अ पब्लिक आईपी रेंज, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक की रेंज है। यूजुअली आप इसको नोट्स कर सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो अपने, ठीक है। सो यू कैन नोट दीज थिंग्स एज वेल। और अगेन क्लासेस भी होती हैं आईपी एड्रेस की, A B C D E। अगेन क्लासेस में भी रेंज वेरी करती है कि 0 टू लेकर 126 या 127 तक जो रेंज होती है वो क्लास A के अंदर आती है। 128 टू 192 191 तक जो रेंज होती है वो क्लास B की होती है। और सबका एक एक पर्पस होता है कि हर एक का कहते हैं क्या पर्पस है। क्लास A किसी चीज के लिए रिजर्व है, क्लास B किसी और चीज के लिए है, क्लास D किसी के लिए है, कुछ क्लास E है, कुछ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होते हैं, कुछ ब्रॉडकास्टिंग के लिए होते हैं, कुछ लोकल उसके आईपी एड्रेस के लिए होते हैं, ठीक है। सो वो थिंग हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि अभी हम कवर करें, ठीक है। तो नाउ वी आर जस्ट ओनली गिविंग अ ब्रीफ अबाउट द नेटवर्किंग कि कैसे कैसे चीजें काम करती है। दैट्स हाउ यू विल बी अंडरस्टैंड कि ओवरऑल जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, ओवरऑल आप बैकग्राउंड जो उसका कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कि क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। सो और ये मतलब कि क्या क्या रेंज किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए होती है, ठीक है। सो यहाँ पर सबनेट मास्क वगैरह, सबनेटिंग अगेन दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सबनेटिंग क्या होती है, सबनेट मास्क, ठीक है, टू गेट स्टार्टेड इनटू द साइबर सिक्योरिटी, बट इफ यू हैव द नॉलेज देन या इट विल बी अ प्लस। सो ये था हमारे आईपी एड्रेसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब
हम बात करते हैं स्टैटिक प्लस डायनेमिक आईपी। लेट्स स्टार्ट हियर, डायनेमिक प्लस स्टैटिक। डायनेमिक आईपी एड्रेस वो होते हैं जो रैंडमली आपको असाइन होते हैं, ठीक है, और वो चेंज हो सकते हैं कुछ टाइम के बाद। इनके अंदर मतलब कि जैसे कि डीएससीपी ने आपको एक आईपी असाइन किया, ठीक है, आप जैसे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गए तो वो आईपी किसी और को असाइन कर दिया जाएगा, एक तरह से उसका रीयूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर इसकी भी एक रेंज होती है कि अगर आप 8 दिन तक तभी कनेक्टेड है तो मैक्सिमम 8 डेज के अंदर तक एक्सपायर हो ही जाएगा। अगर इवन आपका सिस्टम ऑन है तब भी आप कंटिन्यू कनेक्टेड है तब भी 8 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये रैंडम आईपी एड्रेस है, मतलब अगर आप अभी कनेक्टेड हो, मॉर्निंग में आपने इंटरनेट ऑन किया अपना, ठीक है, और आपने कुछ ब्राउज किया, ठीक है, आपने फिर इंटरनेट ऑफ कर दिया तो वो आईपी क्या फ्री हो जाएगा। अब आपका डीएससीपी जो सर्वर है वो उस आईपी को किसी और को असाइन कर सकता है। सो दैट इज बेसिकली अबाउट द डायनेमिक। ये वेरी करता है, ये चेंजेबल है, ठीक है, आपका चेंज होगा, कोई फिक्स आईपी नहीं है कि आपका हमेशा फिक्स आईपी रहने वाला है। आप अभी कनेक्टेड हो, आपका आईपी एड्रेस दूसरा है, आपका सिस्टम बंद हो गया या फिर आपने इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया, वो आईपी फ्री हो जाता है और फिर जो आपको आईपी असाइन होगा वो आईपी डिफरेंट रहने वाला है पहले से। दैट इज अ डायनेमिक आईपी एड्रेस। अब स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? ये फिक्स आईपी एड्रेस होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जैसे कि जिनको फिक्स आईपी चाहिए, जो चाहते हैं कि उनका आईपी बार बार चेंज ना हो, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, आपने एक सर्वर हैक किया, उसके अंदर आपने एक कोड एंटर किया जिसके थ्रू वो आपके आईपी से फिर से कनेक्ट, मतलब आपका जो सिस्टम का आईपी है उससे एक रिवर्स कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। पर आपका आईपी अगर बाई चांस डायनेमिक आईपी एड्रेस है तो आपका जैसे सिस्टम चेंज हुआ आपको आईपी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से आपका लंबे टाइम तक कांस्टेंट रहेगा नहीं मतलब कनेक्शन। और वहीं अगर इंस्टेड अगर आप स्टैटिक आईपी यूज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका जो कनेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जब भी अपना सिस्टम ऑन करोगे आपको सेम ही आईपी असाइन होने वाला है, ठीक है। और यूजुअली जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो स्टैटिक आईपीज को प्रोवाइड करता है। अगर आप एक स्पेसिफिक एक मंथ के लिए ले रहे हो तो अगर मैं एयरटेल की बात करूँ तो इट्स कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज, ठीक है। तो डिपेंड्स करता है आप किस सर्विस प्रोवाइडर से आईपी एड्रेस ले रहे हो। सो स्टैटिक आईपी एड्रेस अगेन सर्विस प्रोवाइडर आपको हेल्प करता है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस को कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सर्विस प्रोवाइडर्स में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये जो पूरा मॉडल है स्टैटिक आईपी एड्रेस का वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है, पर मंथ बेसिस। जब तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया तब तक वो आईपी आपके लिए डिजर्व डेडिकेटेड एक आईपी दिया है आपके लिए, और उस आईपी एड्रेस को आप असाइन कर, मतलब आपके पास ही रहेगा, वो एट ए टाइम कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। वो चाहे आप सिस्टम बंद कर दो, चाहे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाओ, आपको हमेशा एक ही आईपी रहने वाला है। आपके सिस्टम के साथ एक तरह से बैंड हो जाएगा आपके राउटर के साथ, जो सिर्फ आपके पास ही रहेगा जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है। पर जैसे आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा वो फ्री हो जाएगा और कोई भी इसको यूज कर सकता है। बट डायनेमिक से एक सर्विस प्रोवाइडर का एक फायदा रहता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो हमारे यूजर्स होते हैं वो सारे यूजर्स कभी एक टाइम पे एक्टिव नहीं होते। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में इंटरनेट ब्राउज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आफ्टरनून में ट्राई करते हैं, कुछ इवनिंग में ट्राई करते हैं। मतलब उनका जो एक्टिव टाइम है वो एक टाइम पे कभी सारे यूजर एक्टिव नहीं होते। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मेरे पास 1 लाख प्लस यूजर है, ठीक है, जो मॉर्निंग में एक तरह से एक्टिव है। मैं वही अगर आफ्टरनून की बात करूँ तो मेरे पास 50,000 यूजर्स है, और अगर इवनिंग की बात करें तो हाँ यहाँ पे 2 लाख है, और अगर नाइट की बात करते हैं यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 5 लाख लेके चलूँ, ठीक है। तो मेरी ओवरऑल अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, यहाँ पे भी मेरी एक कॉस्ट बच रही है कि मेरे सारे यूजर्स तो कभी एक साथ एक्टिव है ही नहीं, मतलब 1 लाख यूजर, मतलब अगर मैं बात करूँ सारे यूजर अगर एक्टिव हो जाएंगे तो मेरे पास काफी ज्यादा मुझे आईपी अलॉट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन अगेन एक और ये भी एक रीजन है कि कहते हैं काफी कम आईपी एड्रेसेस अलॉट करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब अगर हम बात करें स्टैटिक और डायनेमिक में कौन सा अच्छा था, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, ठीक है, कि आपको कौन सा आईपी एड्रेस सही लग रहा है, ठीक है। अगर आपकी नीड है कि लगता है कि आपको कुछ आपका एक सिस्टम टारगेट आपको हमेशा कांस्टेंट आईपी ही चाहिए, ठीक है, आपको जो आपका पर्पस है अगर वो उससे फुलफिल हो रहा है देन इट इज गुड। और पर ये है कि आपको इसके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। डायनेमिक आईपी के लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता, कंपनी आपको कभी भी कोई आईपी के लिए चार्ज नहीं करती। जैसे कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो, कंपनी आपको कभी पे आउट नहीं पूछती, ठीक है। कंपनी ने उस आईपी के लिए पैसे दिए हैं पर वो आपसे चार्ज नहीं करने वाली, ठीक है, कि आपको इसको स्पेसिफिक कॉस्ट में दें। वो यूजुअली आपके जो प्लान्स वगैरह होते हैं, आप एडवांस वगैरह करते हो उसके अंदर थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। दे यूजुअली एडजस्ट ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मेरे सारे यूजर्स हैं एक टाइम पे, बहुत ही कम ऐसा टाइम हो रहा है कि एक टाइम पे एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा 5 लाख आया एक टाइम पे एक्टिव है, पर मैं एक बफर के लिए मान लेता हूँ कि चलो बाई चांस कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह, तो यहाँ पे काफी सारे लोग एक साथ एक्टिव हो जाता है। तो मान के चलो मैक्स टू मैक्स 10 लाख से ज्यादा तो नहीं होंगे कभी। अगर मैं कंबाइन भी करूँ, मेरा छोटा सा एक तरह से नेटवर्क है और उसके अंदर नहीं ज्यादा मेरी यूजर्स की लिमिट है, तो मेरे पास 10 लाख आईपी ही लेने पड़ेंगे मुझे। मतलब 10 लाख मेरे यूजर एक्टिव है तो मैक्स टू मैक्स मैं 10 लाख आईपी ही लूंगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल ये बता रहा हूँ। अभी सबनेटिंग वगैरह का भी कॉन्सेप्ट होता है जो जिसके थ्रू हम आईपी का कॉस्ट कम करते थे, वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे थे हम 10 लाख आईपीज बाय करेंगे, ठीक है। पर अगर एक आईपी की कॉस्ट, इनको मैं सपोज एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ 2000 रुपीज आ रही है एक आईपी की कॉस्ट,
और इनको कहते हैं 10 लाख यूजर का के लिए आईपी बाय करेंगे तो उनके लिए काफी जो कॉस्ट होगा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मतलब कॉस्ट बियर अप करना पड़ेगा। और हर यूजर ऑब्वियसली बात है इंटरनेट से कनेक्ट होने के पैसे नहीं देने वाला, ठीक है, कि उसको एक तरह से इंटरनेट से जस्ट कनेक्ट होना, उसको फिर परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो यूजुअली काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है, कंपनीज के लिए मैनेजेबल नहीं होता। इसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सबनेटिंग। कंपनीज क्या करती है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ आईपी बाय करती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर नेटवर्क उन्होंने बाय कर लिया, जिसको वो एक सब नेटवर्क्स में डिवाइड करती है, मतलब एक स्पेसिफिक रेंजेस में डिवाइड करती जाती है, जिसके थ्रू एक आईपीस के अंदर जो रेंज दिया उन्होंने उसके अंदर काफी सारे आईपीस मिल जाते हैं उनको, ठीक है। अब वो आईपीस एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास है, अब उस पर्टिकुलर रेंज में से वो कोई सा भी आपको आईपी असाइन कर सकता है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल, अगर एक आईपी 2000 पड़ रही थी, तो यहाँ पे सबनेटिंग के थ्रू हम एक ही आईपी में से और भी आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है, एक आईपी रेंज के अंदर से। तो जैसे कि अगर आप कभी किसी आईपी के बाहर देखते हो ये लगा है /4 या फिर /8, ठीक है, तो बेसिकली आप इंडिकेशन ऑफ सबनेटिंग, वहां पे एक तरह से सबनेट हुआ है, जैसे वो स्मॉलर नेटवर्क्स में ब्रेक डाउन हुआ उसका। तो दैट इज अ कांसेप्ट ऑफ सबनेट। यहाँ पे छोटे छोटे आईपी एड्रेसेस में डिवाइड होता है। बट ये था ओवरऑल कांसेप्ट कि ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं कैसे वर्क करती हैं। पर हमारा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था कि ब्रेकडाउन ऑफ यूआरएल प्रोसेस व्हाइल एक्सेस द इंटरनेट। फर्स्टली क्या हुआ, आईएसपी से आप मतलब इंटरनेट से आप कनेक्ट हुए, ठीक है, और एग्जांपल इंटरनेट से आप कनेक्टेड हुए, इंटरनेट से आप जैसे कनेक्टेड होंगे आपका आईएसपी क्या करेगा, थ्रू डीएचसीपी, आपका जो डीएचसीपी सर्वर है जो कि आपको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करने वाला है, ये आपको आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। और जैसे ही आपका आईपी एड्रेस असाइन होगा, सो आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया, डिपेंड्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर कि आपको आईपी वर्जन 4 दे रहा है या आईपी वर्जन 6, ठीक है। सो आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा, आप ब्राउजर पे जाओगे तो google.com टाइप करो। पर अगेन हमारा जो ब्राउजर है क्योंकि बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर हम कुछ भी इंटरनेट से रिलेटेड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, वो हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ब्राउजर है उसमें जो फाइनल कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा किससे होता है, आईपीएस के थ्रू होता है। हमारा फाइनल कम्युनिकेशन हमेशा आईपीएस के थ्रू होता है। अगर आप किसी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं google.com या कोई भी, ब्राउजर को नहीं पता google.com क्या है, ब्राउजर को सिर्फ पता है कि मुझे आईपी दो, क्योंकि आईपी हमेशा यूनिक रहने वाला है और उसी के थ्रू फाइनल कम्युनिकेशन होता है। पर हम तो हमेशा डोमेन देते हैं, आईपी तो कभी देते ही नहीं है। सो ये फिर फाइनल कम्युनिकेशन हो कैसा है, बिकॉज फर्स्टली मैंने बताया कि हमारा जो यूनिक एड्रेस है वो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और एक चीज आती है हमारे यहाँ पे डीएनएस। डीएनएस बेसिकली क्या करता है, आपके डोमेन नेम को आईपी के अंदर रिजॉल्व कर देता है, डोमेन नेम आईपी रिजॉल्व कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी इसके तरह से मैपिंग होती है, ये आपका डोमेन नेम जिस आईपी के साथ मैप है, फिर वो उस आईपी को लेके उसको ओपन कर देता है, ठीक है। आप डायरेक्टली आईपी से भी ओपन कर सकते हो चाहो तो, अगर आपको कोई आईपी पता है उसका तो आप उस आईपी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अगेन आवर चॉइस, ठीक है। पर यूजुअली एज अ ह्यूमन नेचर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द आईपीज। आप सारे आईपीज याद नहीं रख सकते। अगर आपको गूगल ओपन करना है, यूट्यूब ओपन करना है, फेसबुक ओपन करना है, जीमेल ओपन करना है, कितने सारे आईपीज आप याद रखो। नंबर्स को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू वर्ड्स। तो दैट इज व्हाई वी यूजुअली यूज द डोमेन। बेसिकली अगर हमको गूगल वगैरह ओपन करना है, कुछ ओपन करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, हमारा डोमेन यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम सारा फर्दर कम्युनिकेशन करते हैं। अगर मैं google.com यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो मेरा ब्राउजर कहाँ जाएगा, मेरा ब्राउजर जाएगा डीएनएस के पास और वो चेक करेगा कि भाई google.com की मैपिंग किस आईपी के साथ है, और वो जिस आईपी के साथ मैपिंग होगी वो उस आईपी को ओपन कर देगा आपके एंड पे, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर के अंदर काफी सारे मतलब एक तरह से रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सारी मैपिंग्स प्रेजेंट होती है ओवरऑल कि कितने डोमेन और मतलब किस डोमेन से क्या आईपी मतलब होता है, मतलब फाइनल कम्युनिकेशन किससे करना है। एक तरह से अगर मैं बात करूं google.com है मेरा, वो एक आईपी के साथ बाइंड है, एक तरह से उसका आईपी है, मैं जैसे एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ, तो ये मेरा आईपी एड्रेस है किसका, गूगल का, जस्ट एन एग्जांपल। तो डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर क्या है कि इस पर्टिकुलर डोमेन की मैपिंग है मेरी इस आईपी के साथ। तो दैट इज अ मेन रीजन कि हम कहते हैं इसी वजह से हम ओवरऑल सारी चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। अगर ये मैपिंग नहीं होगी कहते हैं डीएनएस सर्वर के पास कि कौन सा डोमेन किस आईपी से बाइंड है, एक तरह से मैप्ड है, तो फिर वो ओपन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल करूं कि मेरी एक नई वेबसाइट है, मैंने एक वेबसाइट ओपन की visitacom.com, ठीक है, पर ये तो अभी न्यू वेबसाइट है, ठीक है। अब डीएनएस सर्वर के पास इसकी मैपिंग कैसे होगी, ये तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, दैट इज अ क्वेश्चन। तो यूजुअली जो आपका डीएनएस सर्वर मतलब हर किसी के पास डीएनएस सर्वर होता है। अगर हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर के पास अपना डीएनएस सर्वर होता है, जो मोस्टली बड़ी कंपनीज होती है उनके पास अपना डीएनएस सर्वर होता है। पर अगर मैं बात करूं एज अ स्टार्टअप या जो हमारे स्टार्टअप है तो यूजुअली उनके पास डीएनएस सर्वर नहीं होता। तो अगेन इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग टू बियर अप द कॉस्ट ऑफ डीएनएस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है जिस पे मैं अपनी डोमेन होस्टिंग ले रहा हूँ, उसका डीएनएस अपने मतलब की कॉन्फ़िगर करता हूँ अपने साथ, उसका मैं डीएनएस कॉन्फ़िगर करता हूँ। उसका मतलब मैं डीएनएस का आईपी अपने अंदर डाल दूंगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक तरह से होस्टिंगर के, अगर मैं बात करूँ होस्टिंगर से या फिर GoDaddy से अगर मैं डोमेन या होस्टिंग लेता हूँ
तो उनका आईपी मैं अपने यहाँ यूज करूंगा, जिसके थ्रू उनके डीएनएस जो सर्वर है उनके रिकॉर्ड्स के अंदर मेरी मैपिंग पहुंच जाएगी कि हाँ डेटाकॉन का एक आईपी है और वो आईपी ये है। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए किया आईपी है, ये से बैंड एक तरह से ये से मैप्ड है, ठीक है। अब ये तो होस्टिंगर के डीएनएस के साथ पहुंच गया, ठीक है। अब होस्टिंगर का डीएनएस क्या करेगा, ये सेम इंफॉर्मेशन गूगल के डीएनएस को देगा। गूगल का डीएनएस का एक एड्रेस होता है दैट इज 8.8.8। अब गूगल का डीएनएस के बाद जैसे ये एंट्री आ गई, ठीक है, तो गूगल का डीएनएस क्या करता है, सिंक कर देता है जितने भी डीएनएस उसके साथ लिंक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सर्विस प्रोवाइडर का जो डीएनएस है वो ऑलरेडी उसके साथ सिंक होता रहता है गूगल के डीएनएस के साथ, ठीक है। तो गूगल के डीएनएस के अंदर जितनी भी एंट्रीज आएंगी न्यू डोमेन्स की, न्यू आईपी की, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है। अगर सिंक की हम बात करें, जैसे कि सिंक एक तरह से प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर आप जीमेल आईडी की बात करते हैं, अगर आपने जीमेल के अंदर कोई एक कॉन्टैक्ट सेव किया, अपने फोन के अंदर कॉन्टैक्ट सेव किया, अगर आप सेम जीमेल आईडी दूसरे डिवाइस के अंदर लॉगिन करोगे तो वो सेम कॉन्टैक्ट उसके अंदर भी पहुंच जाएगा। एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो सिंक दैट इज अ प्रोसेस, ठीक है। जो सिंक होता है आपस में गूगल डीएनएस का में अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो ओवरऑल रिकॉर्ड्स हमारे वहां पर सिंक हो जाते हैं, अदर जो हमारे डीएनएस सर्वर्स होते हैं। तो डीएनएस सर्वर अगेन हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास ऑलरेडी होते हैं। बात करें फिर से प्रोसेस की, तो क्या हुआ, हम इंटरनेट से कनेक्टेड हुए, हम यहीं पे डिकोड कर लेते हैं। इंटरनेट से कनेक्टेड हुए, हमारे आईएसपी ने डीएससीपी के थ्रू हमें एक आईपी एड्रेस अलॉट किया, ठीक है। और उस आईपी एड्रेस को हमें मिल गया, हम ब्राउजर पे गए, ब्राउजर ने क्या किया, हमें सप्लाई किया google.com। अब google.com के बाद क्या हुआ, हमारा ब्राउजर गया किसके पास, डीएनएस के पास। डीएनएस के अंदर वो रिकॉर्ड में चेक करेगा कि google.com की एंट्री है या नहीं है। अगर वो एंट्री उसको मिल जाती है तो उसको मैप करके दे देगा किसके साथ, कि भाई google.com की एंट्री है इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ, ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है किसके, गूगल के साथ। तो बेसिकली फाइनल जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारा आईपी एड्रेस के बेसिस, ठीक है। अगर हम ब्राउजर की भी एग्जांपल करें तो जैसे कि यूजुअली आप ऑलरेडी काफी सारे ब्राउजर यूज करते होंगे, जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, हमारा गूगल क्रोम हो गया, या फिर ब्रेव ब्राउजर हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे ब्राउजर हैं जिसके थ्रू आप फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, मतलब डीएनएस जब आईपी ढूंढता है, मतलब कहता है ये डीएनएस के पास जाके कहते हैं ये चेक करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनएस लुकअप, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे डीएनएस लुकअप के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा जो ओवरऑल जो हमारी मैपिंग है उसको सर्च कर रहा है, ठीक है। दैट प्रोसेस नोन एज अ डीएनएस लुकअप। यहाँ पे सारी मैपिंग्स वगैरह सर्च की जा रही हैं, ये प्रोसेस हम कहते हैं डीएनएस लुकअप, ठीक है। अब इसके बाद और भी चीजें होती हैं डीएनएस के अंदर, काफी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ए रिकॉर्ड होता है हमारे पास, एक्सओ रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एसपीएफ होता है, डी मार्क होता है और टी नेम रिकॉर्ड होता है, ऐसे करके काफी सारे रिकॉर्ड्स। तो दिस द होमवर्क फॉर यू, आपको इसके बारे में रिसर्च करना है, ठीक है। काइंड ऑफ असाइनमेंट्स, ठीक है। सो आपको रिसर्च करना है कि कौन सा जो हमारा डीएनएस रिकॉर्ड है उसका वर्क क्या है, ठीक है, वो किस लिए यूज होता है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है और उसको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मतलब उसकी कैसी होती है। आप एक होमवर्क और ले सकते हो क्या, हमें अगर स्टैटिक आईपी जो कि हमारा खुद का एक स्पेसिफिक आईपी है, अगर हमें खुद से सेटअप करना है अपने सिस्टम के अंदर, तो वो चीज कैसे करें। तो एक तरह से अगर आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैटिक आईपी। तो बेसिकली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि आप आईपी वगैरह कैसे करना है। तो आप ये यूट्यूब या फिर गूगल से चेक कर सकते हो, मतलब जस्ट एज अ होमवर्क है। अगर आपको खुद से प्रैक्टिकल पर्पस में देखना है कि मुझे खुद से अगर आईपी सेटअप करना है स्टैटिक आईपी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो जस्ट रिवर्ट भी कर देना, मतलब ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, क्योंकि अगर फिर आपने स्टैटिक आईपी बाय नहीं किया और वो आपने बाइंड कर लिया अपने सिस्टम के साथ, तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाए, तो उसको रीसेट करना भी मतलब देख लेना, तो उसको रीसेट कैसे करना है, ठीक है। तो रिवर्ट चेंजेस कर लेना बस, जैसे स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आप, तो ठीक है। तो अगेन दैट इज अ होमवर्क एज वेल, ठीक है। इसके बाद एक और अगर हम बात करें तो हमें अगर कई बार इंटरनेट का इशू होता है कि हम कुछ भी वेबसाइट वगैरह ओपन नहीं कर पाते, जैसे कि मैं google.com ओपन कर रहा हूँ, एक बार इंटरनेट के इश्यूज की वजह से google.com ओपन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, कई बार क्या होता है, जब हमें आईएसपी जो हमारा है वो हमें जब आईपी एड्रेस अलॉट करता है, उसके साथ साथ हमें डीएनएस एड्रेस भी देता है। वो डीएनएस एड्रेस बेसिकली एक तरह से आईपी एड्रेस कहाँ जाता है, डीएनएस के पास जाता है कि भाई डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है, कि हाँ मुझे कहाँ एक तरह से इसकी एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। अब अगर डीएनएस एड्रेस कॉन्फ़िगर ही नहीं होगा तो आईपी जो ब्राउजर लेके जाएगा कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन की मैपिंग चाहिए, तो वो तो जा ही नहीं पाएगा कभी, तो फेल हो जाएगा। तो यूजुअली क्या करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हम गूगल का डीएनएस ट्राई करते हैं कॉन्फ़िगर करने का, कि अगर गूगल का डीएनएस अगर हम ट्राई कर रहे हैं कॉन्फ़िगर करने का, तो गूगल के अंदर तो ऑलरेडी काफी सारी मतलब वेबसाइट्स की ऑलरेडी एंट्री है रिकॉर्ड्स की, तो वहां से तो हम इजीली एक्सेस कर ही सकते हैं। तो दैट इज वाई वहां पर अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो आपका डीएनएस कॉन्फ़िगर है या नहीं प्रॉपर्ली। कई बार कहते हैं आईपी अलॉट करते वक्त कुछ इशू आ जाता है, आप रीसेट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। आप काफी सारी कमांड्स आती है, ठीक है, डीएनएस प्लस वगैरह वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगेन नेटवर्किंग के कुछ और कमांड्स आती है जिसके बारे में आप ऐसा होमवर्क ले सकते हो, ट्रेस राउट, ठीक है, और आईपी कॉन्फ़िग। हाँ, एक और चीज, विंडोज के अंदर हम आईपी कॉन्फ़िग यूज करते हैं और लिनक्स के अंदर आईएफ कॉन्फ़िग यूज करते हैं, तो चेक द आईपी कॉन्फ़िगरेशंस,
ठीक है। IP config अगर हम /all यूज करते हैं तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग DNS info as well। तो ये और कमांड होते हैं। इसके अलावा और अगर आप कमांड के बारे में रिसर्च करना चाहते हो इससे भी कहते हैं आप काफी सारी चीजें लिख सकते हैं। अगेन दैट इज अ होमवर्क फॉर सेकेंडरी क्लास, ठीक है। सो ओवरऑल ये हमारी चीजें थी, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, जो हमने कवर अप की टुडे। तो दीज आर द मेन थिंग्स। और अगेन इसके अलावा और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट रह गए, ठीक है, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के अलावा, मतलब सिक्योरिटी के अंदर। तो वो चीजें हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, ठीक है। अभी ओवरऑल हमारा थर्सडे फ्राइडे के अंदर सिर्फ इतना ही कवर अप हुआ है, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बाकी का जो मंडे टू लेकर फ्राइडे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स रहे होंगे वो हम सारे कवर करने वाले हैं। और ओवरऑल जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी अराउंड 2 आवर्स एटलीस्ट, क्योंकि हम एक दिन के अंदर डे 3 और डे 4 एटलीस्ट कवर करेंगे। और जो हमारा लास्ट संडे रहेगा इधर से नेक्स्ट वीकेंड उसमें हम बाकी का जो डेज रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। सो एनीवन हैव एनी अदर डाउट्स जस्ट लेट मी नो ओवर द चैट और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, so we have a thing like which is good IP, like static or dynamic IP address. Whenever depends करता है आपके पर्पस क्या है। स्टैटिक अगेन आपको डायनामिक IP एड्रेस मिल ही रहा है, ठीक है, पर आपको एक कांस्टेंट कनेक्शन चाहिए काफी लंबे टाइम तक, एक महीने तक आप चाहते हो कि आपका IP एड्रेस चेंज ना हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप स्पेसिफिक चाहते हो कि सारे कनेक्शन आपके IP एड्रेस पे आए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आप स्टैटिक यूज कर सकते हो, वरना डायनामिक IP एड्रेस will be enough, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, डिपेंड्स ऑन योर नीड्स ओनली, दैट्स इट। हाँ, अगर हम हैकिंग की बात करें तो हाँ यूजुअली आपको स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए, ठीक है, अगर आप लंबे टाइम तक कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो। पर अगर आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मिनट्स या फिर कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए हैक करना है, आप चाहते हो मेरे इससे काम हो जाएगा, तो डायनामिक एड्रेस इज इनफ। पर अगर आप चाहते हो कि हमेशा मेरे कनेक्शन बना रहे, मैंने जो भी इसके अंदर रिवर्स कोड डाल रहा हूँ तो एक टारगेट के अंदर, तो वो अगर मेरा कनेक्शन बना रहे हमेशा रिवर्स कनेक्शन, तो उसके लिए मुझे स्टैटिक IP चाहिए जो कि मेरे सिस्टम के साथ बाइंड हो। मैं जब भी उसको ओपन कर रहा हूँ तो वो उससे एक तरह से कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या है, मेरा IP एड्रेस चेंज नहीं होगा और जिससे मेरी ओवरऑल मेरी प्रोग्रेस जो भी मैंने उसको जैसे हैक किया था वो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। मेरा काफी टाइम भी बचेगा। अगेन इट इज वेरी गुड थिंग इफ यू हैव अ स्टैटिक IP एड्रेस, ठीक है, बिकॉज आप कोई भी टारगेट हैक करते हो या फिर कोई भी आप कुछ भी तरीके से आप हैक करते हो, डिपेंड्स ऑन कि आपने क्या क्या चीजें बाइंड कर रखी हैं, ठीक है। वो चीजें हम आगे देखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो हैकिंग के लिए। और हाँ, जस्ट वन मोर थिंग गाइस कि हमारा जो सर्वर का IP होता है वो स्टैटिक IP एड्रेस होता है, ठीक है, और हमें जो अलॉट होता है वो यूजुअली डायनामिक IP एड्रेस होता है, तो जिससे कि हमारा फर्दर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो सर्वर का अगर आप IP एड्रेस देख रहे हो, फेसबुक है, गूगल है, जीमेल है, जितने भी हैं उन सब का स्टैटिक IP एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि DNS रिकॉर्ड्स के अंदर उनकी एंट्री होती है, वो बार बार चेंज, मतलब यूजुअली सीधी बात है, अगर मैं अपना IP एड्रेस चेंज करूंगा तो हर बार मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने DNS सर्वर को कि मेरा IP चेंज हो गया है। सो दैट इज वाई जो सर्वर्स होते हैं हमारे वो स्टैटिक IP एड्रेस यूज करते हैं, और यूजुअली हमें जो IP एड्रेस असाइन होता है एज अ क्लाइंट डायनामिक IP एड्रेस के अंदर आता है, ठीक है। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन और है आई थिंक मुनावर कि अगर हमारा हैक कर रहे हैं और डायनामिक IP को हैक करने के बाद उसे स्टैटिक बना सकते हैं। अगर आपने हैक कर लिया और आपने कनेक्शन ले लिया डायनामिक का, ठीक है, तो आपको फिर डायनामिक ही रहने वाला है। अगेन आपने अगर स्टैटिक बनाना है उसको तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा अपना IP एड्रेस, मतलब जो अपने विक्टिम मशीन के अंदर अपना IP एड्रेस वहाँ पे पेस्ट किया है उस IP एड्रेस को आपको चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो कनेक्टिविटी है वो स्टैटिक के साथ बाइंड हो जाए, ठीक है। आपको अपने सिस्टम पे मतलब वो तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करना ही करना है पहले, और उसके बाद जो जिस टारगेट पे आपने डायनामिक एड्रेस के साथ कनेक्टिविटी बनाई है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास पहले से स्टैटिक IP एड्रेस है तो आप वही यूज करो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आपने पहले डायनामिक कनेक्शन ले लिया फिर खुद से आप स्टैटिक मैन्युअल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, फिर आपको विक्टिम में भी जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगेन इट्स क्रिएट अ एक्स्ट्रा प्रोसेस, एक्स्ट्रा स्टेप्स क्रिएट होंगे जिसकी वजह से। तो आई सजेस्ट स्टैटिक IP यूज करो अगर आप हैकिंग को मतलब कॉन्स्टेंटली काफी लंबे टाइम तक टारगेट से कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप बैकडोर वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहते हो टारगेट में, सो देन इट विल बी मोर गुड फॉर यू। So thanks everyone for joining in. Let's connect on the next weekend on the same time. Okay. Links are going to share before 5 minutes. And recordings are again going to share by today EOD. Okay, for tomorrow, sorry, for yesterday or today's class. Okay. Thanks for joining in. I'm dropping off.